अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है कि आप इंजॉय कर रहे होंगे हमारे इन लेक्चर्स को। स्टूडेंट, इस लेक्चर नंबर 2 में आई वुड ट्राई टू एक्सप्लेन द अदर थिंग्स रिलेटेड अबाउट द पोएम that are discussed in the poem Solitary Reaper by William Wordsworth। और इसमें हम जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उसको भी हम थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और इसके अंदर जो बाकी चीज़ें हैं, जो देखिए, एक होता है जी मीनिंग और एक्सप्लेनेशन, वो एक अलग चीज़ होती है। असल जो चीज़ होती है वो ये है कि इसमें और कौन कौन से एलिमेंट हैं, वो फिगर ऑफ स्पीच हैं, सिमिलीज हैं, कौन सी टर्मिनोलॉजी इसमें यूज़ की गई हैं, ठीक है ना। तो वो उनका सीखना जो है वो स्टूडेंट के लिए ज़रूरी होता है। सो नो मैटर कि आपने जो है वो ट्रांसलेशन कर ली है, मीनिंग भी सीख ली है, लेकिन एक्चुअल थिंग इज़ टू ट्राई टू लर्न द हिडन थिंग्स इन द पोएम, कि वो जो अंदर की चीज़ें हैं उसमें पोइट का जो एटीट्यूड है वो क्या है। क्योंकि कोई भी जो पीस ऑफ लिटरेचर होता है उसमें जो पोइट होता है या जो राइटर होता है उसकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा रिफ्लेक्शन होता है। तो अगर हम इन चीज़ों को देख लें और थोड़ी सी जो लाइफ हिस्ट्री है वो पोइट की हम पढ़ लें और उसके जो बाकी जो काम हैं वो थोड़ा सा उनका गैस ले लें कि उसने जो बाकी चीज़ें लिखी हैं इस पोएम से हट के या इस शॉर्ट स्टोरी या नावल से हट के, तो हमें फिर इस पोएम को उसकी जो आप यूँ कह लें कि उसकी सोल है वो समझने में बड़ी आसानी हो जाती है, ठीक है। अब स्टूडेंट, मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये चीज़ें जो है ना, इनका जानना जो है वो ज़रूरी है। हमारा स्टूडेंट क्या करता है जी कि वो बस ना रट्टा कहीं से लगा लेता है, ऊपर ऊपर से देख के पढ़ लेता है, लेकिन वो जो बिहाइंड द सीन चीज़ें वर्क कर रही होती हैं उनके बारे में उसको कोई सेंस या इतना ख़ास जो है वो नॉलेज नहीं होता। तो वो रट्टा भी जो है वो फिर फ्लॉप हो जाता है, वो काम नहीं करता है, क्योंकि हमने उस चीज़ की जो सोल है, उसकी जो रूह है, उसको नहीं समझा होता। तो मेरी ये एक आजिज़ सी कोशिश है कि इंशाल्लाह मैं आपको जो है फुली तौर पर उस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। अच्छा, इसमें मैंने आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपने विलियम वर्ड्सवर्थ की जब दूसरी पोएम पढ़ें, और मैं उस पोएम की बात करूँगा जिसको आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि आपने मैट्रिक में पढ़ी जो डैफोडिल्स, दैट इज़ कंपोज्ड, दैट इज़ रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। तो अब जो डैफोडिल्स है वो जो फ्लावर हैं वो भी इतने कोई मतलब नायाब किस्म के या यूनिक टाइप ऑफ फ्लावर नहीं है, लेकिन शायर ने उनको इस तरह प्रोजेक्ट किया है कि वो हमें ऐसा लगता है कि वो बड़े ही कोई यूनिक टाइप फ्लावर हैं, ठीक है। और शायर जो है वो जब एक्चुअल उनको एंजॉय कर रहा होता है, एक्चुअल देख रहा होता है उस डैफोडिल्स को, जिस तरह वो बे के किनारा जो भी है वो लेक के किनारे पर वो उगे हुए हैं, जिस तरह वो फ्लटरिंग कर रहे होते हैं, वो डांसिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। और शायर एंड पे यही कंक्लूजन देता है कि जब भी कभी वो दुख की कैफियत में होता है, ठीक है, तो वो उस सीन को रिक्रिएट करता है, फ्लैशबैक करता है, तो उससे क्या होता है कि उसको दोबारा जो है वो खुशी मिल जाती है, उसको प्लेजर मिल जाती है। तो विलियम जो वर्ड्सवर्थ है, इसकी पोइट्री की ये बहुत बड़ी खासियत है, वैल्यू है कि ये जो ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर हैं उनको एक दफ़ा फिज़िकली इंजॉय करता है, और हमें भी ये बता रहा है, एक दफ़ा फिज़िकली इंजॉय करता है और दूसरी दफ़ा जो है वो इसको मेमोरी में, ठीक है ना, वो जो याद उसके अंदर फिक्स होगी, मेमोरी के अंदर फिक्स हो गई है, उसको रिवाइव करता रहता है। और उससे भी वो कहता है कि इतनी खुशी मिलती है जब मैंने इसको रियल में इंजॉय किया था। तो इसमें देखें जी, एक चीज़ तो है जी फिज़िकल सेंसेशन, फिज़िकल सेंसेशन, ठीक है। अब फिज़िकल सेंसेशन क्या होती है? व्हेन द पोएट इज़ एक्चुअली इंजॉइंग द सीन, ठीक है, वो फिज़िकल सेंसेशन है। तो इस पोएम के अंदर जब उसने वो स्कॉटलैंड वो वादी से गुजर रहा था, तो ही सा दैट देयर वाज अ गर्ल दैट वाज सिंगिंग एज वेल एज वर्किंग इन अ फील्ड। तो द पोएट वाज इम्प्रेस्ड बाय द ब्यूटी ऑफ द नेचर, इम्प्रेस्ड बाय द वॉइस ऑफ द गर्ल, सॉन्ग ऑफ द गर्ल, उससे वो बड़ा मुतासर हो गया। तो वो उसने फिज़िकल सेंसेशन की, ठीक है। अब फिर क्या है जी कि इसके बाद होती है फ्लैशबैक। फ्लैशबैक क्या होती है
कि वो जो सीन हमारे ज़हन के अंदर फिक्स हो जाता है, हम फिर उसको क्या करते हैं कि वक्तन फ़वक्तन जो है वो हम अपनी मेमोरी के अंदर रिवाइव कर लेते हैं, हम उसको फ्लैश बैक करते हैं। फ्लैश बैक का मतलब है कि हम उसको रिमेंबर करते हैं, रिकॉल करते हैं, तो हमें खुशी मिलती है। तो जो एंडिंग वाली लाइन है स्टूडेंट, अगर आप देखें, द म्यूज़िक इन माई हार्ट आई बोर लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर, यानी वो कहना ये चाह रहा है कि वो जो मौसीकी है वो इसकी मेमोरी के अंदर टेप हो चुकी है और उस जैसी मौसीकी इसने सुनी नहीं है, लेकिन जब ये माइंड की वो अपनी मेमोरी के अंदर उस सीन को रिक्रिएट करता है तो वो जो सीन है वो दोबारा रिक्रिएट हो जाता है और उस वक्त भी उसको उतनी ही खुशी मिलती है। अब दिन में वो 10 दफ़ा भी इस सीन को याद करेगा। दिस प्रैक्टिस वुड गिव प्लेयर टू द पोइट। तो विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइट्री जो है उसके अंदर ये बड़ी एक नुमाया चीज़ होती है जी, फिज़िकल सेंसेशन और फ्लैशबैक, यानी कि उसको रिकॉल करना, ये उसकी पोइट्री के अंदर जो है ना वो बहुत ही नुमाया चीज़ होती है। फिर उसने कहा कि द पोइट वॉज इम्प्रेस्ड बाई द वॉइस ऑफ द गर्ल, वॉइस ऑफ द गर्ल, लड़की की आवाज़ है जी, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि at one side we say that he is a poet of nature, but on the other side we are saying that he is impressed by the voice of the girl. How is it possible? ये कैसे पॉसिबल है कि एक तरफ हम उसको फितरत का शायर ये कहते हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि वो उस लड़की की आवाज़ से मुतासर हो गया। तो स्टूडेंट बात एक्चुअली वो इस पोएम के अंदर सॉल्टी रीपर के अंदर क्या करना चाह रहा है, वो जो है वो जो वॉइस ऑफ द गर्ल है डैट इज़ नॉट द वॉइस ऑफ द गर्ल, डैट इज़ इक्वल टू द वॉइस ऑफ नेचर, द वॉइस ऑफ नेचर, वो फितरत की आवाज़ है। दैट्स वाई द पोएट इज़ इम्प्रेस्ड बाई द वॉइस ऑफ द गर्ल। और उससे ज़रा हम और ज़रा एक्सप्लेन करें तो वो लड़की वहाँ पे डैट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर, that is the spokesman of the nature, that is the mouthpiece of nature. So वो जो गीत गा रही है, वो जो उसकी आवाज़ है, तो वो उसकी आवाज़ अपनी की शायर उसकी बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो लड़की फितरत की नुमाइंदा है, तो वो जो आवाज़ है वो भी फितरत की आवाज़ है, वो वॉइस ऑफ द नेचर है। That's why the poet is impressed by the voice of the girl. Actually he is impressed by the voice of nature. अच्छा, इसमें फिर क्या है जी, इसको रोमांटिक पोएम कहते हैं। रोमांटिक पोएम। और रोमांस के अंदर हमारा जो स्टूडेंट है वो थोड़ा सा इसका और ही गलत मतलब निकाल लेता है। उसके नज़दीक रोमांस जो है ना डैट इज़ अबाउट लव मेकिंग एंड लव सीन, ठीक है, जिसमें प्यार मोहब्बत की बातें हों, डैट इज़ रोमांटिक स्टोरी या रोमांटिक पोएम, ठीक है ना। तो रोमांस का जो सही मतलब होता है, जो रोमांटिक पोएम होती है, वो असल में बेसिकली ये पोइट्री के अंदर मुख्तलिफ एजेस आई हैं। एक वो दौर था जिसको डैट वाज कॉल्ड अ क्लासिकल एज, ठीक है ना, क्लासिक पोइट्री। अब क्लासिक पोइट्री क्या होती है, क्लासिक पोइट्री के अंदर ये होता है कि जो शायर है वो लॉजिक देता है, यानी वो जो पोइट्री होती है, वो जो क्लासिक पोइट्री होती है डैट इज़ बेस्ड ऑन लॉजिक, वो लॉजिक के ऊपर बेस करती है, ठीक है ना। वो लॉजिक का मतलब है कि उसमें अकली तौर पर हर चीज़ को साबित किया जाता है, उसमें इमोशंस नहीं होते, उसमें फीलिंग्स नहीं होती, यानी वो लॉजिक के ऊपर। डेफिनेटली जहाँ पे लॉजिक काम करेगी वहाँ पे इंसान के इमोशंस और फीलिंग जो है ना वो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, क्लासिक एज के बाद एक दौर आया जी, डैट वाज अ रोमांटिक एज, ठीक है। और इसमें स्टूडेंट मज़े की बात ये है कि ये जो जॉन विलियम वर्ड्सवर्थ है, ही वाज द पायनियर वन, जिसने रोमांटिक पोइट्री का आगाज़ किया, ठीक है ना, यानी इसने पोइट्री के अंदर रोमांस। अब रोमांटिक पोएम क्या है जी, आ पोएम डैट इज़ प्रोडक्ट ऑफ इमोशंस एंड फीलिंग्स, ठीक है, यानी जिसमें
ये एक प्रोडक्ट होती है इमोशंस और इसमें फीलिंग होती हैं, यानी उसकी पैदावार, यानी इसके अंदर, क्योंकि पोइट्री जो है ये कहा जाता है, ये बड़ी एक अच्छी लाइन है जी, पोइट्री इज अ spontaneous overflow of emotions। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है खुद साख्ता, यानी शायरी क्या है, शायरी की जो डेफिनेशन है वो ये है कि ये इंसान के जज्बात का एक खुद साख्ता इजहार होता है, उसकी जो फीलिंग्स होती हैं, उसके जो इमोशंस होते हैं, उसका एक स्पॉन्टेनियस यानी खुद साख्ता ऑटोमेटिक एक ओवरफ्लो होता है, और इसी को पोइट्री का नाम दिया गया है। और जिस पोइम के अंदर, स्टूडेंट फोकस कीजिएगा, जिस पोइम के अंदर फीलिंग्स की बात की जाए, इमोशंस की बात की जाए, ठीक है ना, ठीक है ना, और उसमें खुद साख्तगी का इजहार हो, खुद साख्तगी का इजहार हो, तो डैट इज़ कॉल्ड अ रोमांटिक पोइम। वो एक रोमांटिक जो है वो पोइम होती है। अच्छा, उसके बाद फिर इसने क्या जिक्र किया है जी, जो है नंबर 4 पे, कि इस पोइम के अंदर सिमिलीज हैं। सिमिली ये मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सिमिलीज यानी कि कंपैरिजन्स, कंपैरिजन्स यानी मुआज़ने किए हैं, ठीक है। मुआज़ने क्या किए हैं जी, कि एक तरफ जो शायर है वो उसकी आवाज़ जो है, वो जो लड़की की आवाज़ है, उसकी आवाज़ को 2-3 चीज़ों से कंपेयर करता है। किससे कंपेयर करता है कि फर्स्ट ही कंपेयर्स द वॉइस ऑफ गर्ल टू अ नाइटिंगेल, देन ही कंपेयर्स द वॉइस ऑफ गर्ल टू अ कुकू बर्ड, एंड थर्ड ही कंपेयर्स द वॉइस ऑफ द गर्ल टू अ डेजर्ट सिंगर। तो उसने कंपैरिजन इस्तेमाल किए हैं, ठीक है ना, यानी उसमें उसने जो मुआज़ने हैं वो इस्तेमाल किए हैं, ठीक है। तो इस जिस चीज़ के अंदर वो कंपैरिजन करेगा, जिस पोइम के अंदर उसके अंदर वो सिमिलीज़ का भी यानी इजहार करेगा, सिमिली जो है उसका भी जो है वो इस्तेमाल करेगा। फिर इसमें एक बड़ा पावरफुल इमेज है जी, इसके अंदर इमेजरी का भी यूज़ है, इमेज, ठीक है ना, यानी इसके अंदर इमेज क्या है जी, अ वर्ड पिक्चर, वर्ड पिक्चर यानी एक जो तस्वीर है, जो अल्फाज की तस्वीर है, वो इसके अंदर जो शायर है वो पेश करने की कोशिश करता है। तो इसमें क्या है जी, ट्रैवलर्स इन सम शेडी हार्ट, ठीक है, ये टेक्स्ट की लाइन है। अब इसमें देखें कि जब ये हम लाइन पढ़ते हैं, वी स्टार्ट फीलिंग द इमोशंस, we start feeling the fatigue felt by the travelers that are coming from after covering a long distance in the burning sands, in the burning deserts of Arabia, and ultimately they have reached at a point that is called oasis। तो जब हम ये लाइन पढ़ते हैं, ट्रैवलर्स इन सम शेडी हांट, तो हम उसकी कैफियत को हम फील करना शुरू कर देते हैं, उसको समझना जो है वो हम शुरू कर देते हैं। अच्छा, इस पोएम के अंदर एक चीज़ मैं और छोटी सी बताता चलूँ कि मोनोसिलिबक जो वर्ड है उसने वो ज़्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश की है। वो क्या है जी, कि उसकी अगर हम पहली लाइन जो है वो पोएम की पढ़ें, जो देखें, बिहोल्ड हर सिंगल इन अ फील्ड, बिहोल्ड हर सिंगल इन अ फील्ड। अब मोनोसिलिबल क्या होते हैं? मोनोसिलिबल वो वर्ड होते हैं, मोनोसिलिबल एक ऐसा वर्ड है दैट इज़ अटर्ड विद द वन मोशन ऑफ द टंग, जो हम ज़बान की एक हरकत से अदा करते हैं, वो जो वर्ड होता है दैट इज़ कॉल्ड मोनोसिलिबल। तो इसके अंदर मोनोसिलिबल का जो है वो इस्तेमाल किया गया है, और वो लाइन भी शुरू वाली लाइन अगर आप देखें, बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड। तो इसमें देखें, और ये सारी पोइट्री के अंदर मैक्सिमम उसने ये इसको प्रोजेक्ट करने की कोशिश की है। तो इसमें मोनोसिलिबल जो हैं
उसका जो है वो बड़ा इस्तेमाल किया गया है, यानी ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है डेट आर अटर्ड विद द सिंगल मोशन ऑफ द टंग। तो स्टूडेंट ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा था। और जो बेसिकली जो क्वेश्चंस बनते हैं वो यही है कि वाई इज़ द पोएट इम्प्रेस्ड बाय द वॉइस ऑफ द गर्ल, व्हाट इज़ द फिज़िकल सेंसेशन, फिज़िकल सेंसेशन क्या होती है, डिस्कस विलियम वर्ड्सवर्थ एज अ पोएट ऑफ नेचर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जब ये हमारा आप लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 जो है वो सुनेंगे, इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर हो जाएंगी। तो उम्मीद है कि आज का जो लेक्चर है वो आपको पसंद आया होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।